गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? क्या इस थ्योरम से पहले आपने थेल्स प्रमेय थ्योरम को देख लिया है? देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले उसको देखो, फिर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि थ्योरम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैथ में केवल 10 से 11 थ्योरम है। जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में, हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 5 से 10 नंबर निश्चित हो जाते हैं, है कि नहीं? 5 से 10 नंबर का आप महत्व अच्छी तरह से समझते हो। एक तरफ आप जहाँ पूरे के पूरे साइंस का बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ते हो, फिर भी वो श्योर नहीं रहता कि वो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये थ्योरम 10 से 11 इतने छोटे छोटे और इतने आसान थ्योरम है कि एक बार अगर आप पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाता है कि नहीं? तो प्रमेय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। दूसरी बात, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि जो भी बच्चे थ्योरम को रटने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ वो तो ऐसा मूर्खाई करके ही नहीं जाएं, नहीं तो सबसे ज़्यादा मेहनत आप करोगे, सबसे ज़्यादा पछताओगे भी आप ही, है ना? लेकिन जो बच्चा इसको समझ लेगा, वो इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम में भी लिखे, फिर भी उसका 5 का 5 नंबर फिक्स है। ठीक है। तो आप कोशिश करो कि वीडियो को एक बार नहीं हो तो 2 बार देख के, 3 बार देख के अच्छे से समझे, उसको सोचे और इसको कंसेप्ट क्लियर रखे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बस इसको रटना है, जो रटोगे वो फटोगे, है ना? इसीलिए इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है। बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, है ना? चलो आइए देखते हैं। ठीक है। तो जैसा आप जानते हो, ये अपना थ्योरम नंबर 2 है। ठीक है। इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं इस थ्योरम को हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं, या फिर हम लोग इसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। क्लियर है बात? चलो, जैसा कि आपको पता है कि अगर एग्ज़ाम में हमारा आ जाए कि भाई साहब आप लिखिए थेल्स प्रमेय का विलोम, भाई साहब आप लिखो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, या अगर कोई बोले भाई साहब लिखो यदि कोई इस थ्योरम को इस कथन को सिद्ध करे कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है ना? मतलब इस तीनों में से अगर कोई भी आ जाए तो ये जो नीचे थ्योरम है उसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आप जानते हो, लिखते हैं दिया है। क्या दिया है बच्चों? कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो आप लोग, है ना? इधर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा नया पेज आ जाए तो अच्छा रहेगा। जल्दी आ जाए यार, भाई लोग को लेट हो रहा है। चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहा कि कोई त्रिभुज है ना? कोई त्रिभुज ABC है। क्लियर? कोई त्रिभुज ABC है, उसके कोई रेखा हमको नहीं पता कैसा रेखा है, कोई रेखा है जो इस दोनों भुजाओं को जो दोनों भुजाओं को एक अनुपात में बांट रहा है ना? समान अनुपात में विभाजित कर रहा है ना? दोनों भुजाओं को समान अनुपात पिछले वीडियो में बताए थे, कैसा भी हो सकता है। जैसे देखो, अनुपात हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AD/AB, हाँ, AD/AB बराबर AE/AC, है ना? मतलब AB AD/AB, यानी ये बाई ये, तो इधर भी क्या लेंगे? AE/AC। ठीक है। या फिर हम लोग क्या ले ले? हम लोग ये भी ले सकते हैं AB/BD बराबर AC/EC। अरे किसी भी प्रकार का, हमको क्या कहा कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में, अनुपात कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखो कि इस दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन किसी खास, जैसे इधर अगर AD ले रहा है तो इधर AE लेंगे, इधर AB ले रहे हैं तो इधर AC लेंगे। आ रहा है बात समझ में? चलो, तो अनुपात का आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो, तो वही कहा। ठीक। तो चलो मान लेते हैं कोई अनुपात। ठीक। तो ABC एक त्रिभुज है जहां हमने एक अनुपात क्या मान लिया? हमने एक अनुपात मान लिया AD/DB, जो हमेशा आप पढ़ते हो, और AE/EC बराबर है। ठीक है। ये चीज़ मैंने मान लिया। फिर हम लोग को सिद्ध क्या करना है बच्चों कि अगर ऐसा है कि इस दोनों भुजाओं को समानुपात में बांट रहा है, तो यहाँ पे ये जो रेखा होगा ED और BC, ये आपस में समानांतर होंगे। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है। जैसा कि आपको नाम से पता है, थेल्स प्रमेय का विलोम। अरे यार, विलोम क्या था? उसमें ये दोनों समानांतर था, तो ये प्रूव करना था कि दोनों का अनुपात सेम होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अनुपात सेम है, तो ये दोनों मतलब समानांतर है, मतलब पूरा उल्टा है। ठीक है। विलोम मतलब उल्टा होता है। ठीक।
तो रचना दोनों का एकदम हू बहू पूरा मिलता जुलता जुड़वा भाई है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इस त्रिभुज में देख लो कि डी से किस पर, AC पर AC पर DM लंब डाला, और E से किस पे, AB पर EN, है ना, EN लंब डाला, और E से B को मिलाया, और C से D को मिलाया। आ रहा है बात समझ में, दिख रहा है ना। E से B को और C से D को मिलाया, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे शब्दों में लिख दिया कि D से AC पर DM लंब डाला तथा E से AB पर EN लंब डाला तथा E से B और D से C को मिलाया। क्लियर है बात, ये हमारा पिक्चर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे पिछले वीडियो में किए थे सेम वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज EDB के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। आप लोग को अब एरिया लिखने आ गया। ADE का एरिया क्या होगा, अगर इसको हम आधार मानेंगे तो हाफ गुने आधार, आधार हमारा क्या है AD, और ऊंचाई क्या है EN, तो वही लिखे हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक। फिर उसी प्रकार त्रिभुज लेंगे अगर त्रिभुज लेंगे त्रिभुज लेंगे EDB, अगर इसको आधार लेंगे BD को, तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा EN। कैसे होगा, आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया कि अगर हमारा ये होता है, ये कोई त्रिभुज होता है, अगर इसको आधार मान के अगर हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, मान लो अगर ABC है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू BC की जो लंबाई है 100, और इस BC रेखा, ये BC हमारा रेखाखंड है, इस BC रेखा पर जो A के द्वारा मतलब तीसरा बिंदु के द्वारा जो लंब होगा वही हमारा हाइट होता है AB, है ना। खाली ऐसा नहीं कि जो अंदर में परपेंडिकुलर जो आप रटे हुए वो होता है, बाहरों में हमको हाइट, आप समझ गए ना हाइट किसको ले रहे हैं, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए, हमारा इस त्रिभुज के लिए EDB के लिए हमारा हाइट कौन सा हो जाएगा, इस रेखा पर जो इस बिंदु द्वारा लंब है, यानी EN, ठीक है। तो यहाँ पे हमने EN लिख दिया, हाइट, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्या लिखते हैं, ये ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, AD बाई BD आ गया, ठीक है। देखो एग्जाम में जितना काट खूट रहता है ना उतने वो सब नंबर काट लेता है, ठीक है। तो बिना हम इसको ऐसे 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 काटे डायरेक्ट लिख दिए AD बाई BD, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर से हम लोग उसी प्रकार जैसे पिछले वीडियो में देखा था, क्या देखा था कि पहले इसको और इसका एरिया निकालते थे, अब निकालेंगे AED और किसका EDC के, वही एरिया मैंने यहाँ पे निकाल दिया है ना, हाफ इंटू, तो इस AED के लिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM, है ना, वही लिखा हाफ इंटू AE इंटू DM, और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू EC इंटू इस जो रेखा पर लंब है, कौन लंब है, DM, ठीक। तो वही लिखा हाफ इंटू EC इंटू DM। आया बात समझ में। चलो फिर से क्या लिखते हैं, समीकरण, इस सबको मानते जाना है कि समीकरण इस 4 मान लिए, समीकरण 5 मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होता है, इस दोनों समीकरण को आप भाग दे रहे हो तो आपको फिर से ये इसी दोनों को भाग दे दिए तो आपको प्राप्त हो जाता है AE बाई EC, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग जो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है ना, हम लोग क्या माने हुए कि माना कि AD बाई DB, ये अनुपात AD बाई D बराबर है AE बाई EC के, है ना, ये तो हम लोग को दिया हुआ है। तो वही हमने लिखा कि AD बाई DB और AE बाई EC हमारा दिया हुआ है, इसको समीकरण मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये दिया हुआ है। तो देखो तो AD बाई DB का हम क्या मान रख सकते हैं, इधर से देखो क्या था उधर, इधर क्या था AD बाई DB, देखो तो AD बाई BD या फिर DB, है ना, इसका मान हम क्या रख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल E अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल E, है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे रख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, ठीक। उसी प्रकार हमने AE बाई EC का मान रख दिया, क्या रख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। बोलो बात क्लियर है, बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पिक्चर हम छोटा सा बना रखे हैं कि इधर बार बार पन्ना पटाने से छोड़ो, ठीक है। तो देखो
ऊपर में दोनों के एरिया को देखो क्या दिया हुआ है, एरिया एक दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखो तो कौन एरिया है, ए डी ई। अच्छा हमको ई एरिया समझ में आ रहा है। अच्छा ए ई डी बताओ, ए डी ई और ए ई डी का एरिया समान होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। ठीक, तो ई एरिया कट गया, तो ये दोनों को अगर बराबर होना है तो इसको और इसको भी बराबर होना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको और इसको भी बराबर होना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे ई कट गया तो बचा कौन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। क्लियर है बात? तो ये भी दोनों हमारा बराबर हो गया। तो फिर से नौमा का एक थ्योरम आता है। क्या आता है? थ्योरम को हम इधर समझाते हैं। ठीक, चलो मान लो ये हमारा दो रेखा है ए बी। हमको नहीं पता ये कैसा रेखा है, हमको नहीं पता ये कैसा रेखा है, लेकिन ये दो रेखा है। ठीक है, और हमारा कोई त्रिभुज है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कोई त्रिभुज है, एक है पी क्यू आर एस। हमारा एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है एस क्यू आर, है ना, जो एक ही देखो जो एक ही आधार पर स्थित है, जो एक ही आधार पर स्थित है। और है ना, तो देखो थ्योरम क्या कहता है वो देखो, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो, है ना, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। बोलो बात क्लियर? क्या बोले एक बार और सुनो, कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो तथा दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। यही नौमा का इसमें थ्योरम लगता है। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे बात लिख दिया कि त्रिभुज ई डी बी यानी ई डी बी और डी ई सी यानी डी ई सी। देखो तो ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार ई डी पे स्थित है, दोनों का एक ही आधार है। ठीक है, और देखो और ऊपर में तो हम लोग देख लिए हैं और ये स्थित है तथा दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। अतः नौमा के थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होगी। अर्थात क्या कि डीई समानांतर होगा किसके, बीसी के। बस हम लोग का हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी दिक्कत हुआ, जो भी परेशानियां हो इस वीडियो में, उसे कमेंट में ज़रूर बताओ ताकि अगले वीडियो में आपको वो ऐसा परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो ताकि जो भी नए वीडियो आप लोग के स्कोर को बढ़ाने के लिए हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।